सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है रूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो अच्छा जा रहा होगा। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज़ फाइनली कि हम लोगों का वो जो जिस शौक़ और ज़ौक़ से पकोड़े पड़काए जा रहे थे उसके अंदर थोड़ी सी मैंने कमी देखी है, कम से कम अपने घर वालों में और अपने जानने वालों के अंदर। जो एक्साइटमेंट थी पकोड़े के लिए वो थोड़ी सी नोज़ डाइव होती हुई, थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है और समोसे और पकोड़े के ऊपर हाथ थोड़ा सा हौला हो गया है लोगों का। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मैंने ये भी देखा है कि इस रमज़ान मैंने इतने गुस्से वाले लोग नहीं देखे अभी तक फ़िलहाल। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग। मैंने वो जो रोडों के ऊपर फड्डे फुड्डे होते हैं और लोग एक दूसरे के साथ हाथम पाई और बुरी बुरी बातें कहते हैं एक दूसरे को, वो सब जो है इस रमज़ान मैंने अभी तक नहीं देखा। सो आई एम होपिंग कि वी कंटिन्यू दिस वे, क्योंकि हमारा आज का शो की थीम भी है और रमज़ान जो है हम लोग इतनी सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रियली डू ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स अपने रोज़े के अंदर वो है सब्र। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके ऊपर जो हमें रोज़ा सिखाता है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं कि हमारी एबिलिटी जो है उसकी वो बढ़ती चली जाए। तो कोशिश हमारी ये होती है कि रमज़ान के अंदर हम लोग जब सब्र कर रहे होते हैं, खाने पीने से तो सब्र कर ही रहे होते हैं कि इफ्तारी का वेट करते हैं, इसी के साथ साथ गलत बात कहना, गुस्से के ऊपर काबू पाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब्र की अलामत हैं। और आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गुस्सा जो है वो ठीक ठाक आता है, थोड़ा सा नहीं आता, ज़बरदस्त किस्म का गुस्सा आता है रोज़े के अंदर। गर्मी जब लगी होती है, आप you're just thirsty and you're angry and you're like चाय का कप भी नहीं है, you're thinking of that चाय का कप with so much इतने ज़्यादा हम सोच रहे होते हैं कि बस यार ये चाय का कप आ जाएगा तो पता नहीं शायद दुनिया बदल जाएगी। बट हम फिर भी अपने गुस्से के ऊपर सब्र से काम लेते हैं और अपने गुस्से को उस वक्त उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप 5 सेकंड जब आप गुस्से में आते हैं, स्पेशली रोज़े की कैफियत में, तो अगर आप 5 सेकंड वेट करें तो एकदम से आपके अंदर एक फुश करके ठंडी ठंडी सी हवा चलती है अंदर इंटरनली और ऐसे लगता है कि कुछ सही हो गया। तो मेरे ख़्याल में वो वाली जो ठंडी हवा है उसका वेट करें। ये बताती चलूँ, ठंडी हवाओं से ये भी याद आया कि क्योंकि बहुत अच्छे मौसम के सिचुएशन चल रही है इस्लामाबाद वाली साइड की तरफ, तो मेरे पास अफ्तारी के वाउचर्स हैं बर्गर लैब से और न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा से। मेरे पास ये वाउचर्स हैं जो कि मैं दे रही हूँ। मेरा आज का सवाल जिसका अगर आप जवाब देंगे तो आपको ये वाउचर्स मिलेंगे, वो ये है कि कौन सी सूरह को कुरान का दिल करार दिया जाता है। विच सूरह इज़ रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ द कुरान, यानी कि कुरान का दिल जो है वो किस सूरह को बोलते हैं। मुझे कॉल करके सवाल का जवाब दें तो मैं आपको ज़रूर ये वाउचर्स दूँगी। बताती चलूँ कि न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जो है वो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और क्वेटा कैंट के अंदर मौजूद, और बर्गर लैब जो है उसकी कई ब्रांचेस हैं कराची के अंदर। तो आई एम श्योर कि अगर आप इनमें से किसी भी शहर में रह रहे हैं तो आप हमारी तरफ से इफ्तारी के वाउचर्स लेकर अफ्तारी एंजॉय कर सकते हैं। अब अफ्तारी से अफ्तारी जो है उसके बारे में काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक और बताती चलूँ। मेरे पास आज फिर से कमिश्नर कराची डिवीज़न से प्राइस लिस्ट है फलों की और सब्जियों की, जो मैं आपको बताती चली जाना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि आप जाके अच्छा सा फटा कर सकते हैं अपने सब्ज़ी वाले के पास। तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। अच्छा, अब आज एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म का प्राइस का डिक्रीज़ आया है, 60 रुपये का डिक्रीज़ आया है। और उस प्राइस की डिक्रीज़ की वजह से, बिकॉज 60 रुपीज़ का नीचे आना कीमत बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज का जो है बजट वो है फलों के निस्बत वो है केला दर्जा अव्वल 108 रुपये किलो, इसमें 5 रुपये की इसकी प्राइस बड़ी है, ज़्यादा हुई है। जो गोल्डन सेब है वो सेम प्राइस पे है, वो है 143। हाउएवर ये अगला जो आइटम है मेरे पास, इसके अंदर प्राइस की 60 रुपये की कमी आई है और वो है आड़ू, और वो है 143 रुपीज़ किलो, यानी कि ये 60 रुपये कम हुआ है। ये 200 कुछ रुपये चल रहा था भाइयों और अब ये 143 हो गया। अब ये वाला मेमो सब्ज़ी वालों को, फल वालों को मिला है या नहीं मिला, ये मैं नहीं कह सकती। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि खजूर असील जो है ईरानी वो है 183 रुपीज़ किलो। खरबूजा जो है वो दर्जा अव्वल है 52 रुपीज़ किलो। तरबूज जो है लंबा
गोल वाला इस वक्त नहीं मिल रहा है, 38 रुपीज़ किलो। अमरूद जो है कसूर का वो है 103 रुपये किलो। सो ये थे हमारे पास फल, यानी कि आज के जो फल हैं वो उसके अंदर आड़ू जो है उसने कहानी जो है वो कर ली है। 143 60 रुपीज़ गिरा है, काफ़ी सीन है दोस्तों। अच्छा जी, इसी के साथ हम सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं। आलू जो है दर्जा अव्वल 33 रुपये किलो, प्याज जो है बड़ी वो है 22 रुपये किलो, टमाटर जो है दर्जा अव्वल वो है 33 रुपये किलो। इन सब के अंदर 2 और 5 रुपये की रिस्पेक्टिवली इजाफा हुआ है। मिर्च जो है उसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ है, वो है 73 रुपीज़ किलो। और लीमू जो है दर्जा अव्वल का वो है 233 रुपये किलो। यानी कि लीमू जो है वो सेम ही है, मगर अब ये 233 मैं आपको बता रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं। सब्ज़ी वाले को कन्विंस करना कि 233 के अंदर दे, ये एक किस्सा है। तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं कि क्या वाकई में, अगर आप कराची के किसी एरिया में रहते हैं, मुझे कॉल करके बताएं कि क्या ये रेट्स जो हैं आपके एरिया में सब्ज़ी वाला आपको यही रेट पे फल और सब्ज़ी दे रहा है, या इन रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिकॉज़ बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर इंक्रीज़ आया है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन की कीमत, मुर्गी जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि बोनलेस मुर्गी इस वक्त 750 रुपये किलो चल रही है। इट्स इनसेन। यानी कि आप बोनलेस अगर चिकन का बोनलेस करते हैं तो वो 750 रुपये है। अब आप ये सोचें कि इसके अंदर मैं आप लोगों को बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप फॉर इंस्टेंस किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और लेट से शवरमा खाते हैं चिकन का, और वो शवरमा आपको दे रहा है 120 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, तो आप ये एक सेकंड के लिए सोचना कि 750 रुपये बोनलेस चिकन है, वो 110 120 की कैसे दे रहा है आपको एक शवरमा का रोल। ये सोचने की बात है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि इनफैक्ट हमारी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि 110 रुपये किलो पर तो किसी के भी बारे में शवरमा नहीं आता। मैं खुद सरप्राइज़ होती हूँ जब मैं ये प्राइसेस देखती हूँ। तो आई ऑल्सो रियली लाइक टू नो कि वेयर दे आर गेटिंग देयर मीट फ्रॉम, और यू नो क्या है उस गोश्त के हालात। खैर एनीवेज, इस तरह की खौफनाक बातें हम करते रहेंगे। हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक अमेजिंग किस्म के सुपर टैलेंटेड शेफ़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़े की एक चीज़ बनाने वाले हैं। उनकी रेसिपी जो है कुछ अंग्रेज़ी रेसिपी है, मगर कोई नेक्स्ट लेवल रेसिपी है। तो प्लीज़ आप लोग कहीं ना जाइएगा, रेसिपी फॉलो कीजिएगा, घर पे ज़रूर बनाइएगा। इस रमज़ान में इफ्तार में ज़रा पार्टी करा दें अपने फैमिली वालों की। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आप लोगों से बात करेंगे कुछ खाने पकाने की। मेरे एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड शेफ़ दोस्त आ गए हैं मेरे सेट के ऊपर। वो बनाना सिखाना चाह रहे हैं हमें एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी। तो चलते हैं रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड की तरफ। हमारे साथ हैं शेफ़ फैसल हुसैन प्राहा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक, सॉलिड है हम लोग। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं? रमज़ान कैसा चल रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। हाँ जी। और कितने लोग अफ्तारियों पे आ रहे हैं? अफ्तारी पे रेस्टोरेंट्स में तो स्टार्ट में लोग इतने नहीं आते, लेकिन ये कि 10 रोजे के बाद लोग अपने यानी कि मतलब इस वीकेंड के बाद ज़रा आप बिजी होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे जो एक वन ऑफ आवर पार्टनर्स डेटॉल, बेसिकली डेटॉल जो हैं वो एक सरफेस स्प्रे भी बनाते हैं, हैंड वॉश भी बनाते हैं। हमारे मज़हब के अंदर सफाई जो है उसको निस्फ़ ईमान कहा जाता है, कि हमारे ईमान का आधा हिस्सा जो है वो सफाई होता है। तो आप लोगों को ये बताती चलूँ कि डेटॉल साबुन जो है उससे अगर आप अपने हाथ धोएंगे तो अपने आप को जरासीम से पाक रखेंगे। इनफैक्ट आपकी जो सेफ्टी का दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली
बेसिकली आप लोगों की फैमिलीज भी सेफ रहेंगी, आप लोग भी सेफ रहेंगे, आप लोगों का सेफ्टी का दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। और हाँ, बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक बहुत खौफनाक वबा चल रही है, कोविड। और कोविड जो है वो फैल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसको कर्ब करने के लिए आप इनकरेज करें कि अपनी फैमिलीज़ को, अपने घर वालों को, सब लोगों को कि वो अपने हाथों को साफ़ रखें। इसके अलावा डेटॉल सिर्फ हैंड वॉश नहीं बनाता, डेटॉल एक स्प्रे भी बनाता है। ये स्प्रे जो है ये सर्फेसिस को डिसइंफेक्ट कर सकता है, सैनिटाइज कर सकता है। और अगर आपने सर्फेस को डिसइंफेक्ट करना है तो आप स्प्रे को शेफ़ आप स्प्रे उठा के यू कैन डू इट ऑन दिस पार्ट। अगर आप स्प्रे को इस तरह सरफेस के ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर दूर पकड़ के अगर आप स्प्रे को यूज़ करें और उसके बाद इसको छोड़ दें और इसको एयर ड्राई होने दें तो ये सरफेस जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। और अगर सैनिटाइज़ करना है, आपके पास जल्दी है, तो फिर आप इसको वाइप कर लें अगर टिशू के साथ ड्राई होने से पहले, तो वो सैनिटाइज़ हो जाएगी। एनीवेज़ मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि छोटी छोटी जो आदतें होती हैं सफाई की, अपने आप को हम लोग इससे जरासीम को जो है वो दूर रख सकते हैं। तो ज़रूर आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि आप लोग हमें ये बताएं कॉल करके कि किस सूरा को कुरान का दिल कहा जाता है। ओके, हमारे साथ कॉलर भी आ गई हैं। फैसल हेलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, सवाल का जवाब देंगी? जी मैं ज़रूर दूंगी। सूरह यासीन को कहा जाता है। सूरह यासीन को कहा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। हमने आपका जवाब जो है वो नोट कर लिया है। अगर आप जीती, हम लोग सारे विनर्स को एंड ऑफ द वो अनाउंस करते हैं, एंड ऑफ द शो पे हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं सारे के सारे विनर्स की, और हम लोग आप लोगों के घर पे भेजेंगे और आप जाके मज़े की इफ्तारी एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ फैसल मुझे बताएं कि आप आज क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने वाले हैं ब्रोकली बर्न बटर स्टेक। बर्nt बटर, ये एक काफ़ी टेक्निकल कहानी होती है कुकिंग के अंदर, क्योंकि एक मक्खन जो है वो बहुत जल्दी जलता है। बिल्कुल, उसको रोकना, कुकिंग को सीज करना एक साइंस होती है। उसी बटर के साथ हम उसकी सॉस बनाएंगे हाँ। और कोशिश पूरी करेंगे कि जितना आसानी तरीके से हम उसको बना सके, उस आसान तरीके से हम उसे बना लें और इंशाल्लाह ताला सबके समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कॉन्टिनेंटल क्यूजीन यानी कि यूरोपियन क्यूजीन जो होती है, इसके अंदर आपका फेवरेट स्टाइल ऑफ कुकिंग कहाँ से आता है? कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है यूरोपियन कुकिंग कुजीन है। मेरे ख्याल से इसमें 42 मुल्क आते हैं जी यूरोप के, और हम लोग तो पाकिस्तान के अंदर जिसे कॉन्टिनेंटल बोलते हैं उसमें तो आपका साउथ अमेरिकन भी आ जाता है, उसमें सारी कुजीन हम चला रहे थे। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वहाँ के ये इटालियन कुजीन है जिसके अंदर पास्ताज और पिज़्ज़ा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आपको पर्सनली पास्ता पिज़्ज़ा वाला मतलब इटालियन? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मेरे ख्याल में इटालियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, इस तरह कहें कि आप घरेलू खाना मतलब आप मम्मी का खाना टाइप का, बिल्कुल लगता है ऐसे है ना, ऐसी फीलिंग्स देता है ना। और आपको पर्सनली पिज़्ज़ा पसंद है, पास्ता पसंद है? पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, खाने में या पकाने में? खाने में भी पिज़्ज़ा पसंद है, पकाने में भी पिज़्ज़ा पसंद है। अच्छा, ओके। मुझे एक्चुअली दोनों। ओह गॉड, ओके, बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो ड्रिंक बना रहे हैं फैसल, वो क्या है? हम बनाएंगे इजी ड्रिंक है स्ट्रॉबेरी कूलर। उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज का हम इस्तेमाल करेंगे और एक सॉफ्ट ड्रिंक होगी उसके अंदर, और आइस है और कुकम्बर का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों के हिसाब से मैंने सोचा कि और स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है ना, स्ट्रॉबेरी का सीजन भी चल रहा है अभी मतलब जल्दी जल्दी यूज कर लें। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। मैं और फैसल ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी कुकिंग शुरू करेंगे और फैसल से ये भी पूछेंगे कि ये लोग अपने रेस्टोरेंट के अंदर सारा साल जो स्ट्रॉबेरी कूलर्स और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, तो ये स्ट्रॉबेरीज को स्टोर कैसे करते हैं। तो ये वाले सारे के सारे इंटरनल सवाल हम पूछेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं शेफ़ फैसल हुसैन जो कि अमेजिंगली टैलेंटेड हैं। आज हमें कोई बहुत डिलीशियस कॉन्टिनेंटल रेसिपी सिखा रहे हैं। बर्न बटर स्टेक, ब्रोकली है उसके अंदर। क्या सीन है दोस्त? जी, तो स्टार्ट हम लेंगे। हमने बीफ जो अंडर कट आता है, जिसे टेंडरलॉइन भी कहा जाता है, उससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और इससे हम क्योर्ड करते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ वक्त की कमी होती है, तो इसे मैं क्योर्ड पहले से करके लाया था। अगर आपको इसकी एजेस दिख रही हो
तो ये ब्राउन हुआ है, बिल्कुल डार्क ब्राउन, और डार्क ब्राउन हुआ और बीच में से रेड है जी। तो इसे हम सॉल्ट लगा के जी तकरीबन 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे हम छोड़ देते हैं, तो इसका जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है। तो उसके बाद इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। आप ये वाला फ्लेम ऑन करेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल। सही है। पहले हम इसे पैन सेयर करेंगे, ठीक है, और फिर उसी के अंदर हम इसकी सॉस भी बनाएंगे, और उसी बटर के अंदर हम इसकी सौते, वेजिटेबल भी पूरी सौते उसी में करेंगे, सारी चीजें इसी पैन के अंदर हम करते हैं। अच्छा शेफ, जब आपने ये स्टेक खरीदी तो ये खूबसूरत गोल गोल किस्म के इसके पीस निकले हुए हैं, ये आप लोग शेप करते हैं? जी बिल्कुल, हम इसे अच्छी तरह शेप करते हैं। क्लिंग फिलिंग जो आती है, हाँ, प्लास्टिक फॉइल जो आती है, उसके अंदर हम इसे रैप करते हैं अच्छी तरह। ठीक है, बिल्कुल टाइट रैप करने के बाद इसके साइडों पर हम नॉट लगाते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर, फिर इसे फ्रोजन किया जाता है। ठीक है, फ्रीज करते हैं। जब इसका शेप आया था फिर हम इसे उस शेप में कट कर देते हैं, बिल्कुल गोल गोल शेप में। ठीक है, कट करने के बाद फिर हम इसे यूज करते हैं। सही। तो बेसिकली इसको रोल किया जाता है, और रोल करने के बाद दोनों साइड्स पे नॉट लगाएं क्लिंग फिल्म के, उसके बाद फ्रीज करें तो वो गोल सॉसेज शेप में फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद कट करें एंड यू विल हैव गोल ब्यूटीफुल स्टेक्स। आप स्टेक जनरली किस टेम्परेचर पे कुक करते हैं? मैं तो हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करता हूं, हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हम ज़्यादातर मोस्टली जो लोग यहाँ पे पसंद करते हैं मीडियम वेल, और मीडियम पे तो बहुत कम लोग जाते हैं। मीडियम वेल और टू वेल डन के ऊपर। अच्छा, मीडियम टू मीडियम वेल। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी हैं तंजीला। अस्सलाम वालेकुम तंजीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी हैं आप? आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, सूरह यासीन। ठीक है, थैंक यू सो मच तंजीला। शेफ यहाँ पर इस वक्त बहुत यमी स्टेक बना रहे हैं, और मेरे जो रोज़ा है उसका वो कर रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। काफ़ी सब्र का इम्तिहान हो रहा है। हमारा टॉपिक भी आज सब्र है। आज मतलब मैं बहुत अच्छा सब्र दिखा रही हूँ मेरे ख्याल में। आई एम डूइंग अ गुड जॉब फैसल। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, मेरे मतलब मुँह के सामने बन रहा है यार, गाइस आई कैन स्मेल इट। अच्छा, हमने सबसे पहले इसके अंदर बटर ऐड किया। बटर ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर स्टेक ऐड कर दिया। अच्छा, बटर फौरन देखिए पैन को हिट किया, ब्राउन हो गया। ये इंटेंडेड था? बिल्कुल, इंटेंशन थी ये जी, क्योंकि पैन बहुत हॉट था, मुझे बटर भी ब्राउन नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बटर के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ कि जो हमने सीखी बटर के बारे में। वो ये है कि बटर की अगर कुकिंग को सीज़ करना पड़े एट एनी पॉइंट, क्योंकि जब अक्सर हम लोग ये बात नोटिस नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते, कुछ चीज़ें जो है वो पकती चली जाती हैं। इसकी कुकिंग को सीज़ करना पड़े तो उसमें थोड़ा सा अगर आप लेमन जूस डाल दें तो उधर ही वो रुक जाता है। या आप कोल्ड बटर ऐड करते रहें। यस, ये इज अनदर वे। सो हम लोग यहाँ पे हाय 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 मक्खन पे मक्खन, ओह माय गॉड। अब इसी के अंदर मैं ये ब्रोकली ऐड कर दूंगा इसकी। ठीक है, अमेजिंग। ताकि ब्रोकली भी पकती रहेगी, स्टेक भी पकता रहेगा हमारा। और ये है चेरी टमाटो। बात ये हमारे चेरी टोमेटोज है। वाओ, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है। ये हमारे गार्लिक के क्लोव्स हैं, जिसको आपने रोस्ट किया है? जी, रोस्ट नहीं किया, मैंने इसको बटर के अंदर रख के तकरीबन बिल्कुल लाइट हीट के ऊपर, जैसे कॉर्नफीट सूवीट किया है, सूवीट या कॉर्नफीट आप बोलते हैं उसे, तो उस तरह मैंने इसे पकाया है। ठीक है। मैं इसमें गार्लिक भी ऐड कर दूंगा। सही है। ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें तो काफ़ी हैं तो सिंपल, मतलब मक्खन है, गोश्त है, और टमाटर है, लहसुन है, साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है। अगर आप रेसिपी कार्ड पे ही देखें तो ये मतलब मैंने इसकी लो कर दी है। लो कर दी, थोड़ा सा हाई है, मीडियम पे रखें। अच्छा जी, ओके, हियर वी गो, मीडियम इट इज। आप देख रहे हैं। अच्छा, ये ज़ैंथन गम का क्या किस्सा है? अच्छा, ज़ैंथन गम जो है जेलेटिन का सब्स्टिट्यूट होता है। बिल्कुल, कि जेलेटिन जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी एक स्मेल होती है। बिल्कुल। ज़ैंथन गम थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन वो उसके अंदर स्मेल कोई नहीं होती। राइट, इसकी वजह से उससे अब ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है रेस्टोरेंट्स के अंदर। ठीक है, अमेजिंग। मैं इसके अंदर सॉल्ट आप देखें कि इनके अंदर कोई इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी कुछ भी कहानी नहीं। सॉल्ट एंड पेपर आर दी ओनली सीजनिंग, यानी कि इसके अंदर जो बाकी का सारा कहानी है, गेम है, जो फ्लेवर्स हैं वो या तो सब्जी के होंगे या गोश्त के होंगे या मक्खन के होंगे। अच्छा, स्टेक हमारा जब तक रेडी हो रहा है हम ऐसा कर लेते हैं जी कि पोटैटो फॉन्डेंट का मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, पोटैटो फॉन्डेंट असल में टाइम बहुत लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने तैयार किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उसे बना किस तरह रहा हूँ। ठीक है जी, ये पोटैटो आपने लेना है। पोटैटो के आपने
एजेस आपने इसके इस तरह ये आप इस तरह कट कर लेंगे पोटैटो को। फिर उसके बाद आपने इस तरह लेके इसके ऊपर हल्की हल्की स्कोरिंग कर देनी है। फिर ये बिल्कुल बटर की लाइट हीट के ऊपर, मतलब जैसे कि बटर के अंदर बबल्स नहीं आने चाहिए, ना बॉयल होना चाहिए, बिल्कुल लाइट हीट के ऊपर ये पकता रहेगा जब तक कि आलू आपका कंप्लीट पक ना जाए। एब्सोल्युटली। तो ये बटर हमारे पास था, इस बटर के अंदर इसे छोड़ देंगे। स्टेक हमारा तैयार हो चुका है। और अच्छा, इसको बाय द वे छोड़ने के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप इसको इसके अंदर छोड़ेंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये कम से कम 1-1.5 घंटा लेगा पकने में। सो यू लेट इट हैव दैट टाइम। बिल्कुल। और अब हम पैन टोस्टेड किनवा उसको हम रेडी कर लेते हैं। ओह माय गॉड, कीमा उबला है पहले से? नहीं, किनवा उबाल के नहीं रखा, कच्चा है ये। कच्चा है। और हम इसे पैन टोस्ट करेंगे। जस्ट वॉश। ठीक है। जैसे कि बुना हुआ होता है कोई भी चीज़, तो हम उसे इस तरह खाली पैन के ऊपर ड्राई टोस्ट करेंगे। बिल्कुल कोई चीज़ ऐड नहीं करनी हमने इसमें। अच्छा, तो क्रिस्पी क्रंची सा नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसे ही जैसे वो चने हमारे होते हैं उस तरह का हो जाएगा इसका। देखिए, आप लोगों को हमने सोचा कि इस रमज़ान मॉडर्न किस्म का खाना भी दिखाएं जो कि फैंसी रेस्टोरेंट्स में इस तरह के फैंसी शेफ्स बनाते हैं। सो ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू गाइस गेट टू सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। जी। अच्छा, मैं ये बाय द वे नोटिस कर रही हूँ और मैं फैसल से भी ये बात पूछना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मैं बात नोटिस कर रही हूँ कि एकदम से मैशेस पॉपुलर हो गए दोबारा से। मैंने ये नोटिस किया है। मैशेस? हाँ, ये आप पी प्यूरे लाए हैं ना? जी जी। प्यूरेज और ये सारे के सारे बीट रूट के बन रहे हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल, असल में थोड़ा सा फैंसी लुक आ जाता है, प्योरे से थोड़ा कलर आपका आ जाता है चीज़ों के ऊपर। जैसे पंपकिन की प्यूरी अब बनने लगने की पंपकिन की, बीट की, बिल्कुल। पहले सिर्फ मैश पोटैटो, बेक पोटैटो इस तरह की चीज़ों पे लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी कुकिंग जरा आगे एडवांस होती चली जा रही है। तो ये प्यूरी मैंने पहले से बना के रख दी थी। ब्रोकली की प्यूरी है। ब्रोकली की प्यूरी में करना ये कि सिर्फ आपने पानी बॉईल करना है और पानी का जो टेस्ट होना चाहिए उसके अंदर इतना नमक होना चाहिए कि समंदर का जो पानी है बिल्कुल सेम टेस्ट वही आपका पानी का। शदीद कड़वा। बिल्कुल, शदीद जो नमकीन होता है वो वाला टेस्ट होना चाहिए। उससे ये होगा कि आपकी। हम लोगों को ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक के बाद प्लेटिंग करें? बिल्कुल वैसे करें। ठीक है गाइस, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। फैसल को हमने रुकवा दिया है। ब्रेक के बाद हम प्लेटिंग करेंगे स्टेक की और उसके बाद आप लोगों को सिखाएंगे ड्रिंक कैसे बनती है। तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे फैसल जो है वो वाकई में मेरे सब्र का आज टेस्ट ले रहे हैं। इन्होंने बनाई है ब्रोकली और बर्न्ट बटर स्टेक। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा फिर से इसका जो टेक्निक है क्या क्या हुआ है वो ज़रा। बिल्कुल, हमने इसके अंदर सबसे पहले पैन को बहुत हॉट किया था, हाई हीट पे लेके गए थे। उसके बाद हमने इसके अंदर बटर ऐड किया। बटर ऐड करने के अलावा हमने इसके अंदर स्टेक ऐड किया। स्टेक के अलावा हमारे पास कॉन्फिट गार्लिक थे, उसे हमने ऐड किया। उसके अलावा ब्रोकली थी, चेरी टोमेटो थे, ये सारी चीज़ें हमने इस पैन के अंदर ऐड की हैं। उसके अलावा हमारे पास किनवा है जिसे हमने पैन टोस्ट किया है। उसके अलावा हमारे पास ये पोटैटो फॉन्डेंट है जिसे हमने बटर के अंदर कुक किया है। और ये हमारे पास सावरडो की चिप्स हैं। अगर आप के पास कोई और सी ब्रेड हो तो आप उसे भी ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं। ड्राई करके या टोस्ट करके? टोस्ट कर लें या ड्राई कर लें। अच्छा, बताती चलें कि आप लोगों को कि इसके अंदर फ्लेवर्स जो हैं वो सिर्फ मक्खन से हैं, नमक से हैं और ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है उससे हैं और इसके अंदर और कोई चौथी चीज़ गई ही नहीं है। सो इट्स अ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल थिंग विच हीरोज इंग्रेडिएंट्स दैट इट्स यूजिंग। अब प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। प्लेटिंग कर लेते हैं। ये ब्रोकली की प्यूरी है। ब्रोकली के प्योरे के बारे में शेफ़ ने ब्रेक पे जाने से पहले ये बताया था कि ब्रोकली की प्योरे जो होती है इसके सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ग्रीन वेजिटेबल को आप जब भी कुक करते हैं इसमें ज़ैंथन गम डालेंगे। बिल्कुल, ज़ैंथन गम डालेंगे। अच्छा, इसमें जो थिकनिंग एजेंट है वो जो ज़ैंथन गम, जिस कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन दूर हो गई है। ज़ैंथन गम जो है वो इसके अंदर है ब्रोकली में। तो हमने प्योरे लगा दिए। सही। प्योरे लगाने के बाद हम ये फॉन्डेंट पोटैटो है, ये ब्लो टॉर्च है। टॉर्च है, चलें हम इसके
वाह, आग। ये सिर्फ इसको चार्ट एक कलर देगा। सही है, पका हुआ ये है आलू, पका हुआ ये पहले से। फॉन्डेंट का कमाल ये होता है कि आलू इस तरह का नरम और मुलायम हो जाता है कि मुंह में घुलता है, एंड इट जस्ट मेक्स इट लुक एब्सोल्युटली डिलिशियस। हाय 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 हाय, कलर आप चेक कर रहे हैं भाइयों। और इसके उन्होंने जिस पे कट्स लगाए थे ना, स्कोर किया था आलू को, याद करें मक्खन में डालने से पहले, तो वो कट्स बिल्कुल वाजे हो गए हैं, बिल्कुल साफ से नज़र आ रहा है कि वो जो उसकी बर्फियाँ बनी हुई हैं आलू पे वो आ गई हैं। तो वो कट लगाने की वजह भी यही थी कि बाद में जाके हम इसे और वो जो बटर हमारा बर्न इज़ डूइंग, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने कैच ऑन किया है या नहीं, इन्होंने बेसिकली बहुत सारे टेक्सचर्स के साथ प्ले कर रहे हैं। तो खाना इज़ लॉट नॉट जस्ट ओनली अबाउट फ्लेवर, इट्स ऑल्सो अबाउट टेक्सचर्स। पैन रोस्ट करने के बाद कीनवा को उसको एक क्रिस्पी सा एज मिल गया है, और उस क्रिस्पी एज जब आप मुंह में बाइट लेंगे तो सॉफ्ट होगा टमेटो या नॉन एग्जिस्टेंट किस्म का प्यूरे होगा, एंड कीनवा जो है वो एक इंटरेस्टिंग क्रंच ऐड करेगा। अच्छा, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग, ड्रिंक आपको बना के दिखाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं शेफ़ फैसल, जिन्होंने बनाई है ये ब्यूटीफुल ब्रोकली और बर्न्ट बटर स्टेक, जिसके अंदर बहुत यमी चीज़ें डली हैं, टेक्सचर्स भी हैं, क्रिस्पी सावरडो चिप्स हैं, कीनवा है, पैन रोस्टेड, मतलब ब्रोकली है, नेक्स्ट लेवल कहानी है। अगर आप प्लेट पे देखना पसंद करेंगे, ओ माय गॉड, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आप लोगों को नज़र आ रही है इसके अंदर ये बर्न्ट बटर सॉस है जो कि चलती फिर रही है, साथ छोटे छोटे टमाटोज़ हैं, ब्रोकली है, फॉन्डेंट पोटैटो है। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली डिलिशियस। एडिबल फ्लावर्स ये वाले कौन से हैं? जी, ये पम्पकिन के फ्लावर्स हैं। पम्पकिन के फ्लावर्स, रेड एंड येलो फ्लावर्स पम्पकिन के हैं। ये खाए जा सकते हैं, इनको खाने पे आप इस्तेमाल करें। एक और फूल है जो कि काफ़ी कॉमन है, नस्टर्शियम। अगर आप नर्सरी पे जाने का आपका इत्तेफाक हो तो वो पीले पीले फूल होते हैं, उसके गोल गोल पत्ते होते हैं, उसके पत्ते भी आप खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं। दैट्स अनदर एडिबल फ्लावर दैट यू कैन ऐड टू द रेपर्टोयर। अच्छा जी, अब हम ड्रिंक क्या बना रहे हैं? ड्रिंक हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी कूलर। स्ट्रॉबेरी कूलर बनाने के लिए हम स्ट्रॉबेरी प्यूरे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने प्योरे डाल देना है। सही है, ये स्ट्रॉबेरी का प्योरे। ठीक है। उसके साथ ये कुकम्बर है, जिसे मैंने पीलर से लंबे लंबे रिबन्स में काट लिया था। ठीक है। इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा आइस क्यूब्स ऐड करूंगा। सही है। मिंट लीव्स। है। ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है, इसे हम स्लाइस करके उफ, यम्मी, इस तरह डाल देंगे।
और फिर रेसिपी कार्ड साथ चल रहा है, आप देखते रहें। ये वाइट कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेके इसमें ऐड कर देंगे। ओह वाओ, दिस जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल। दिल नहीं चाह रहा कि इधर ही रह जाएं। तो अच्छा, स्ट्रॉबेरी कूलर रेडी हो जाएगा जी। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बताना चाहती हूँ नाज़रीन को, अगर आप ओरली हमें बता दें स्ट्रॉबेरी प्यूरे आपने कैसे बनाया? स्ट्रॉबेरी प्यूरे बहुत सिंपल है। स्ट्रॉबेरी को आपने ब्लेंड मार देना है। ब्लेंड मारने के बाद उसको आपने हल्की हीट के ऊपर पकाते रहना, तो वो थिक हो जाएगी। थिक होने के बाद आपकी प्यूरे रेडी है। ठीक है, और ये तकरीबन कितनी देर पकाना है? तकरीबन आप इसके टेक्सचर के ऊपर है कितना आप थिक उसको करना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप थिक करते हैं। अमेजिंग। अच्छा, जाते जाते फैसल आप ये भी बताएं कि आप इस रमज़ान में सब्र एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है क्योंकि रोज़े होते हैं, काफ़ी सारे शेफ़्स के रोज़े होते हैं और आप लोग अफ्तारियाँ बना रहे होते हैं, तो आप लोगों को क्या अफ्तारी आप लोगों को तो खाने को तब मिलती है जब आप सर्व कर चुके होते हैं? जब जैसी अजान होती है तो कोई भी ड्रिंक लेके, जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह होती है तो वो पी लेते हैं। उसके बाद खजूर खा लेते हैं। उसके बाद जब डाइन इन पूरा खत्म हो जाता है, करवा देते हैं, उसके बाद हम बैठते हैं खुद खाने के लिए। तो देखें जी, ये भी एक एग्जांपल है सब्र की, जो कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और करते चले आ रहे हैं और इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होती। हम लोगों को लगता ही नहीं है कि ये कुछ बिग डील हुई है। रोज़ा रखा होता है और आप उसको बस पानी से खोल लेते हैं और खजूर पका लेते हैं और फिर देन ये ईट रात को जाके 1 बजे तकरीबन मौका तब मिलता है। अब तो सहरी तक जा रहे हैं। हाँ, अब तो सहरी तक जा रहे हैं क्योंकि सहरी तक खुले हुए हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फैसल, बहुत शुक्रिया। दिस वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई एम श्योर कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो इसको बनाना भी इंजॉय करेंगे क्योंकि देखने में भी ना सिर्फ खूबसूरत हैं आपकी रेसिपीज़, बल्कि आई एम श्योर खाने में भी होंगी। ये तो पता चलेगा मुझे इफ्तारी के वक्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, सब्र के बारे में थोड़ी सी और बात होगी अपने अगले मेहमान के साथ, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली जो मेहमान हैं वो भी आ गई हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं आज सब्र के बारे में। हम सब्र को फोकस कर रहे हैं। हमेशा वो हमें किसी एक मुस्लिम हीरो से मिलवाती हैं, किसी सुपर हीरो से मिलवाती हैं, जो कि इट्स ऑलवेज़ वेरी वेरी नाइस। तो अगर आपके घर में इस वक्त बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर लेके चलिएगा और दिखाते हैं हम आप लोगों को मुस्लिम हीरोज़। हमारे साथ मौजूद हैं समरीन फवाद बारी, जो कि इस्लामिक स्पीकर भी हैं और DIY आर्टिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप हमेशा हमें बताती हैं कि यू ऑलवेज इंट्रोड्यूस अस टू मुस्लिम हीरो एंड इट्स ऑलवेज सो इंस्पायरिंग द स्टोरीज़। आज हम लोग बात कर रहे हैं सब्र की। आज आपके जो मुस्लिम हीरोज़ हैं, डू दे कनेक्ट विद द स्टोरी? बिल्कुल, आज हमारी हीरो बल्कि हीरोइन हैं, मुस्लिम हीरोइन, और वो भी कोई नॉर्मल सुपरस्टार नहीं है, बल्कि शी इज़ द क्वीन ऑफ जन्ना, सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, यानी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि तमाम जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और सब्र का उससे बेहतर नमूना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बहुत ज़्यादा मुशाबहत है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि सब्र का अमली नमूना, प्रैक्टिकल लाइफ, तो आप इन हीरोज़ से हासिल कीजिए कि इन्होंने किस किस मौके पे सब्र नहीं किया। कोई मौका ऐसा नहीं था जहाँ इन्होंने सब्र नहीं किया। तो आज हम जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में बात करेंगे। इनके बहुत सारे लक़ब हैं। इनको अल्लाह के नबी ने अपना जिगर गोशा रसूल यानी कि बिदअतुम मिन्नी, यानी कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा कहा। इनको बतूल कहा, इनको ज़किया कहा, राज़िया कहा, मर्ज़िया कहा। इनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है कि इनके सबसे जो इंटरेस्टिंग कुन्नियत है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो है उम्मे अबीहा, यानी कि ये अपनी बाप की माँ बन गई थी। इनका इतना ज़्यादा अफेक्शन था अपने बाप के लिए कि ये अपने बाप के इतने ज़्यादा केयर करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनके लिए एक माँ की तरह थी। और ये मक्के मशहूर थी उनकी कुन्नियत।
और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा स्पेशल थी। लोग ये भी बात करते हैं, स्कॉलर्स और आम इंसान भी ये पूछते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी तो बेटियां थीं, हज़रत फ़ातिमा तो 4th नंबर पे हैं, सबसे छोटी बेटी हैं, तो वाई फ़ातिमा, मतलब इतना ज़्यादा फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के बारे में मिलता है, इतना किसी और बेटी के बारे में हिस्ट्री में क्यों नहीं है? तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ जो हम रिसर्च करते हैं और हमें मालूम होती है वो ये कि एक तो अल्लाह ताला ने उनको चूज़ किया, अल्लाह ताला ने उनको चुना कि वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। फरिश्ते ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपकी बेटी फ़ातिमा को अल्लाह ताला ने जन्नत की औरतों की सरदार बनाया। दूसरी बात ये कि जिन हालात में हज़रत फ़ातिमा पैदा हुई, कहा जाता है नबूवत से 1 साल पहले या नबूवत के साल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई, तो वो बड़े मुश्किल हालात थे। इससे पहले तक हम जानते हैं खदीजा के बहुत अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन थी, बहुत अच्छे उसमें थी, बहुत पॉश एरिया में वो रहते थे, उनका मोहल्ला सबसे एलीट लोगों का मोहल्ला था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उसके बाद मुश्किलात आनी शुरू हो गई। मोहल्ले वालों ने ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। अबू लहब मोहल्ले वाले थे, उन्होंने मुश्किलें खड़ी की और फाइनेंशियली भी वो लोग डाउन होने शुरू हो गए। और फिर हम जानते हैं, हमने पढ़ा है शाब बिन अबी तालिब के बारे में कि जब वो बाइकॉट हुआ था, सोशल बाइकॉट, और जिसमें कि वो 3 साल घाटी में रहे थे, तो उस वक्त जो वो घाटी के अंदर रहे थे उस वक्त भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी एक और बहन उम्मे कुलसूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, जबकि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे बड़ी बेटी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अपने शौहर के साथ अलग थी। और उनके बाद जो थी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत उस्मान के साथ, वो उस वक्त हबशा में थी। तो उस वक्त हज़रत फ़ातिमा और हज़रत उम्मे कुलसूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेब अबी तालिब में थी। और ये 3 साल बहुत सख्त थे। इन 3 सालों में उनको ना खाने को मिलता था, ना पीने को मिलता था। पत्ते वो लोग चबाते थे, चमड़ा वो लोग चबाते थे, और पानी इतना कीमती था कि एक मश्क पानी जो है वो 1 गोल्ड कॉइन के बदले में मिलती थी। और वो भी हज़रत खदीजा ने अपना तमाम पैसा उस लिए ख़र्च किया कि लोगों को कम से कम ज़िंदा रहने का हक़ हासिल हो। और यही हम देखते हैं कि जब ये ख़त्म होता है बाइकॉट, तो हज़रत फ़ातिमा की सबसे प्यारी मताए हयात यानी कि उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद हज़रत फ़ातिमा के लिए मुश्किलात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और रोल शुरू हो जाता है। यहाँ वो अपनी वालदा की जगह के खड़ी होती हैं। इससे पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर लोगों से जुल्म और ज़्यादती उठा के आते थे, तकलीफ़ें उठा के आते थे, लोगों ने 8 दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े और जिस्म और जूतियाँ कहते हैं खून से भर गई। तो जब वो आया करते थे तो हज़रत खदीजा होती थी घर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और वो उनका केयर करती थी, अपने चादर फाड़ के उनकी पट्टियाँ करती थी। अब जब वो नहीं रहीं तो वहाँ घर में हज़रत फ़ातिमा ने ये सीट संभाल ली। ख़ुद ब खुद उन्होंने हज़रत खदीजा को रिप्लेस किया और अपने बाप की वो बेटी बनी कि उनको अबीहा कहा गया, कि अपने बाप की ये माँ हैं। तो हज़रत फ़ातिमा के रोल इतना ज़्यादा था। हम देखते हैं हज़रत फ़ातिमा का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अलग ही बॉन्डिंग है। अब वो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कभी भी वो आती थी उनके पास आगे ज़िंदगी में, देखते हैं लोग जो आसपास होते हैं वो क्या देखते हैं कि जब फ़ातिमा आती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी होते खड़े हो जाते, उनको मिलते, उनके माथे पर बोसा देते, उनके दोनों हाथ पकड़ के उनको वहाँ बिठाते जहाँ वो बैठे होते, उनको ऑनर देते। ठीक है, इसी तरह हज़रत फ़ातिमा भी होती थी। हज़रत फ़ातिमा भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं देख लेती कि आप आए हैं तो फ़ौरन खड़ी होती, जाके उनसे मिलती, उनके माथे पे बोसा भी देती और उनके दोनों हाथों को भी चूमती और उनको बिठाती। तो ये एक ऐसा स्पेशल रिलेशन था जो उस वक्त भी बाप और बेटी का नहीं देखा जाता था। हम ये नहीं भूल सकते कि उस वक्त ऐसा दौर था जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ऐसे ही था। तो उस दौर में जब आप एक बाप और बेटी की ऐसी बॉन्डिंग देखें तो वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा है, जिगर गोशा है। यानी कि अरबी में एक वर्ड है बेदतुम मिन्नी, जिसका मतलब है कि एक ऐसा स्पेशल हिस्सा है जिसको अगर तकलीफ़ होती है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो इतना ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए फ़ील करते थे हर चीज़ में। हम हिस्ट्री में देखते हैं कि हज़रत फ़ातिमा की सारी ज़िंदगी फ़ाक़ों पे गुजरी। 3-3 दिन का फ़ाक़ा कहना आसान है, आज हम एक वक्त का फ़ाक़ा नहीं कर सकते, और उनके घर में 3-3 दिन फ़ाक़ा होता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे, जैसे एक दफ़ा का वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े से थे, 2 वक्त के फ़ाक़े से थे। बाहर निकले, अबू बकर मिले, वो भी फ़ाक़े से थे, उनको लिया आगे, उमर को लिया और वो भी फ़ाक़े से थे। अबू अय्यूब अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए। ये मदनी ज़िंदगी का वाक़या है।
और अबू अयूब अंसारी जब घर गए तो उनकी बीवी गई, उनका बाग था, तो उन्होंने कहा फ़ौरन खजूरों का एक खोशा तोड़ के कहा कि लेके जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करो, और फ़ौरन जाके बकरी ज़िबा की, उसका गोश्त भुना और रोटी के साथ अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसमें से थोड़ा सा गोश्त का हिस्सा और रोटी ये रख के दी और ये कहलवाया कि ये फ़ातिमा को दिया, वो भी 3 दिन से फ़ाके से है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ख्याल भी होता था और कितना पता होता था कि मेरी बेटी इस वक्त कितनी मुश्किल हालात में है। हालांकि वो जन्नत की मलका हैं, जन्नत की सरदार हैं, लेकिन उनके लिए दुनिया में सख्तियाँ थीं, मुश्किलात थीं। और हमें वो वाक़या भी पता है कि जब हम जब चक्की पीसते पीसते हज़रत अली से जब शादी हो गई और चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ गए, तो हज़रत अली के भी उस वक्त कमर में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई थी। ये मदनी ज़िंदगी में उनकी शादी के बाद के शुरू के सालों की ज़िंदगी की बात है। तो हज़रत अली ने कहा कि क्यों ना तुम अपने वालिद साहब से अपने लिए एक ग़ुलाम मांग लेती हो, तो वो तुम्हें दे देंगे, क्या पता तुम चली जाओ उनके पास। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो तशरीफ़ ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। हज़रत फ़ातिमा वापस आ गई। फिर रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, तो हज़रत अली ने कहा कि हम अपने आप को थोड़ा सा 1 मिनट ठहर जाएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर नॉक किया तो उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाएँ। आपने कहा नहीं, तुम जहाँ हो अपने बिस्तर में हो वहीं बैठे रहो, मैं अंदर आ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उनके बिस्तर में आकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुम किसी काम से आई थी? उन्होंने कहा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर आपके पास कोई खादिम हो। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें किसने कहा मेरे पास खादिम है? तो उन्होंने कहा किसी ने कह दिया, अली का नाम नहीं लिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें इससे बेहतर कोई चीज़ बताऊं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा कि तुम रात को जब बिस्तर पे लेटा करो तो 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हें ग़ुलाम से ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा। और आपने उनको ये चीज़ इससे बेहतर समझी कि एक खादिम देते, आपने उनको वो दिया जिसका उनको आखिरत में भी फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। हम लोग बात ये जारी रखेंगे, मगर अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ बैठी हुई हैं समरीन फवाद बारी और हम बात कर रहे हैं इस्लामिक सुपर हीरोज़ की। और हमें अभी बता रही थी ये एक अमेजिंग किस्म की कहानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से। अब आप हमें कहाँ पे इस कहानी का रुख जा रहा है? बिल्कुल, अब हम जा रहे हैं मदनी दौर की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि हज़रत फ़ातिमा अब बड़ी हो चुकी हैं। शी इज़ अराउंड 15-16 ईयर्स की उनकी एज है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बहुत ज़्यादा मुशाबहत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत है। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है और वो हज़रत फ़ातिमा को, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी हज़रत फ़ातिमा से शादी हो। तो उस वक्त कम्युनिटी में हज़रत फ़ातिमा के लिए बहुत सारे लोग रिश्ते भेज रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ अबू बकर एंड उमर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को ही जब उन दोनों ने पैगाम दिया हज़रत फ़ातिमा का, तो उनको खामोशी इख्तियार की और कहा अंतज़िरु बिहल क़ज़ा, यानी कि मैं फ़ातिमा के बारे में अल्लाह के फ़ैसले का मुंतज़िर हूँ। हज़रत अबू बकर और उमर कहा जाता है कि वो अली के पास गए और उन्होंने कहा कि आपको भेजना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप दोनों के बाद, कि जब आपको दोनों को इनकार कर दिया तो मैं तो बहुत ही गरीब, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उनके ख़ानदान से करीबी हैं, हो सकता है अल्लाह के नबी के जहन में आप ही हों। ये भी कहा जाता है कि कोई खातून थी, घर की पुरानी मुलाजमा थी, जिन्होंने हज़रत अली को पंप अप किया कि नहीं जाओ, और तुम जाओगे तो तुम्हें अल्लाह के नबी पसंद करते हैं और तुम्हें रिश्ता दे देंगे। बहरहाल अली की एक जो ख़ुद हज़रत हसन से रिवायत है, तो उसमें हज़रत अली ये कहते हैं कि मैं बहरहाल वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चला गया बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ। मगर जब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के बैठा और उन्होंने कहा कि मरहबा या अम्मी यानी कि मेरे कज़न, तुम्हें क्या चीज़ मेरे पास लेकर के आई। हज़रत अली कहते हैं कि इससे पहले कभी मैं इतना नर्वस नहीं हुआ था, मेरे हाथों से पसीना छूटना शुरू हो गया, मैं कोशिश भी कर रहा था बोलने की तो मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही कहा क्या तुम फ़ातिमा के हाथ मांगने के लिए मेरे पास आए हो, यानी कि वो भी उनसे नहीं कहा गया। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह के रसूल। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास मेहर के लिए कुछ है। तो उन्होंने कहा नहीं।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनको याद दिलाते हैं, वो तुम्हारी जो ज़िरा थी, हतमा उसका नाम था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनायत की थी, जो जंग में वो ज़िरा पहनते थे, वो क्या हुई, वो है? तो उन्होंने कहा जी वो है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उसकी क्या वर्थ होगी? तो उन्होंने कहा 4-5 दिरहम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उसको पहले बेच के आओ, फिर देखते हैं क्या करना। तो वो हज़रत अली ले के बाज़ार में खड़े होते हैं, और हज़रत अली भी बाज़ार में खड़े हुए हैं बेचने के लिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और कहते हैं ये क्या बेच रहे हो? तो उन्होंने कहा ये मैं अपनी ज़िरा बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कितने में दोगे? हज़रत अली कहते हैं कितने में लेंगे? तो वो कहते हैं कि मैं 400 दिरहम में दूँगा। हज़रत अली कहते हैं जिसको मैं 4 दिरहम की भी हैसियत नहीं दे रहा था, हज़रत उस्मान गनी कहते हैं 400 दिरहम तो मैं खुश हो जाता हूँ। कहता हूँ ठीक है आप ले लीजिए। हज़रत उस्मान उनसे वो लेते हैं ज़िरा और उनको 400 दिरहम दे देते हैं, और अली बड़ी खुशी खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आते हैं कि ये 400 दिरहम में बिक गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या हुआ? तो बताते हैं इस तरह उस्मान गनी आए थे और उन्होंने इस तरह से मुझसे ज़िरा ले ली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान के लिए बहुत दुआ फरमाते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान अब दूसरी बेटी के शौहर हो चुके। पहली बड़ी बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ज़वा बदर के बाद जैसे ही वो लोग वापस आ रहे थे तो उनको खबर मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनके घर में उम्मे कुलसूम मौजूद हैं, और रुक़ैया और उम्मे कुलसूम 1 साल के फ़र्क से ऊपर तले की दोनों बेटियां थी, बहुत क्लोज थी दूसरे से। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी उम्मे कुलसूम से कर दी है, और उम्मे कुलसूम की शादी के बाद अब ये सब कुछ सिलसिला चल रहा है कि अब फ़ातिमा चूँकि घर में अकेली हैं, तब उनके रिश्ते की बात चल रही है, और हज़रत अली से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रिश्ता एक तरीके से तय कर दिया है, और अब शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये शादी की तैयारियां क्या हैं, उस वक्त की शादी किस तरह तैयार हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी। और ये वो वक्त है जब मुसलमानों की रियासत कायम हो चुकी, और ग़ज़वा बदर से उनको माल गनीमत भी काफ़ी हाथ आया। ऐसा नहीं है कि अब मुसलमान बहुत कमज़ोर हैं, मगर हम फिर भी देखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी से हमें बहुत ही सादा ज़िंदगी और सादगी का एक बहुत बड़ा दर्स दिया है। और ये वो बेटी थी जिनसे वो सबसे ज़्यादा, ये वो बेटी थी जिसकी एक तकलीफ़ पे वो कहते थे कि फ़ातिमा की तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। उस बेटी के लिए हम ये देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 400 दिरहम, और हज़रत अली कहते हैं कुछ और चीज़ें थी मेरे पास घर में मैंने बेची, तो कुल मिला के 480 दिरहम बने। और उन 480 दिरहम को जब मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इसमें से 1/3 तुम परफ्यूम के लिए ख़र्च करो, उसके लिए खुशबू लेकर के आओ। अब अली कहने लगे मैंने तो कभी खुशबू नहीं खरीदी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ भेजा कि बिलाल तुम इनके साथ जाओ और इनको जाके खुशबू दिलाओ, और फिर बाकी के पैसों से उन्होंने कहा उसके लिए फ़र्नीचर ख़रीदो, घर में कोई चीज़ तो हो, बिस्तर हो, कोई चीज़ हो, बाकी के पैसों से सामान ख़रीदो। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, और सहाबियों में से अम्मार बिन यासिर उनको बुलाया, और उन दोनों को कुछ पैसे दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली और फ़ातिमा के लिए जोड़े लेकर के आओ, और उनके लिए कुछ घर का सामान बताया कि अबू बकर से के लेकर आओ। तो कहते हैं कि उसके बाद हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियाँ, दोनों की ज़िम्मेदारी थी कि जब सामान आ जाएगा तो वो जाके उनके घर में रख के आएंगी और उनके घर को थोड़ा सा काबिले रहने के काबिल बनाएंगी। तो आयशा कहती हैं कि हमने बथा एक जगह थी, वहाँ से एक ख़ास कोई मिट्टी आती थी स्पेशल, उस मिट्टी को लेकर के उसको भर के कुशन्स बनाए मिट्टी से, और उसके अंदर सॉफ्टनेस के लिए खजूर की छाल रखी। सामान क्या आया? एक बिस्तर जो कि कहते हैं शीप स्किन का, एक खाल का, एक मेंढे की खाल का बिस्तर था, जिसके अंदर उन्होंने उसको सॉफ्ट करने के लिए उसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। और हज़रत अली फरमाते हैं कि हम दिन में इसको, रात को हम इसको बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और दिन में हम इसी में अपने जानवरों का चारा भर के लाते थे। ये एक ही चीज़ था, सिंपल एक बिस्तर था जो उनके लिए मल्टीपर्पज़ मकसद रखता था। उसके अलावा 1-2 पत्थर थे जिन्हें आप चक्की कह लें या कुछ भी, लेकिन 2 पत्थर थे जिनसे वो गंदम या सत्तू बना सकती थी, या गंदम पीस सकती थी, या जौ पीस सकती थी रोटी बनाने के लिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने एक लकड़ी रखी, उस पर कुछ खूंटियाँ भी लगी हुई थी, और उनको हमने वहाँ लगा दिया, और उस पर ताकि वो वहाँ पर अपना पानी का मशकीज़ा वगैरह लटका सकें। बर्तनों में कहते हैं 2 बर्तन थे, और एक जग नुमा बर्तन था, और 2 बर्तन ऐसे थे जिसमें कि आप खाना खा सकें, और 2 बाजूबंद। सारी ज्वेलरी मैंने इतना कोशिश की कि शायद कोई और ज्वेलरी भी हो, लेकिन सिर्फ 2 बाजूबंद का मिलता है कि उनके जहेज़ में, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 2 बाजूबंद उनको दिए गए, और 2 चादरें, दैट्स इट। ये उनका, और एक तकिया था लेदर का, चमड़े का तकिया था,
और उससे उन्होंने उसमें, और फिर उसके बाद उनकी शादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह खुद पढ़ाया, और उसके बाद उनके निकाह के बाद जब रुखसती होने लगी तो उनसे कहा कि मैं आता हूँ तुम्हारे घर, तुम अभी जो है मेरा इंतज़ार करना। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, पहले उनके घर में आके उन्होंने वज़ू किया और उस वज़ू के पानी को उन दोनों पर छिड़का और उनके लिए ख़ास दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीहिमा, अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी नस्लिहिमा। अल्लाह उन पर भी बरकत फरमा, इन पर भी, इनमें भी, और इनकी नस्लों पर भी बरकत अता फरमा। और ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हज़रत फ़ातिमा के लिए कि उन्होंने कहा फ़ातिमा को कि फ़ातिमा घबराओ नहीं, मैंने अपने ख़ानदान का सबसे बेहतरीन शख्स तुम्हारे लिए चुना है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। थैंक यू सो मच। क्या खूबसूरत कहानी थी और कितना सारा सबक इस कहानी में, अगर आप देखें छोटी छोटी चीज़ों से कितने क्या क्या सबक मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन आपका आने का, हमेशा की तरह, और हमें इतनी अमेजिंग किस्म की पर्सनालिटीज़ की एक बिल्कुल डिफरेंट उनकी शख्सियत की या उनकी पर्सनालिटी की बिल्कुल एक डिफरेंट पहलू से आप हमें मिलवाती हैं। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। इसी के साथ नाज़रीन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरा आज का जो सवाल था वो ये था कि कौन सी ऐसी सूरा है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है, और इसका सही जवाब हमें दिया है तहरीम फ़ातिमा ने कराची से और तंजीला ने लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जवाब बाय द वे सूरह यासीन है। आई थॉट मैंने बोल दिया है मगर नहीं बोला, इट्स ओके। सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल कहा जाती है। तंजीला और तहरीम, आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस हमारी टीम की तरफ से। मुझे बताएं समरीन जाते जाते कि इस सूरह को ये ऐसा क्यों कहा जाता है, इस सूरह के बारे में? इस सूरत को कुरान का दिल इसलिए कहा जाता है कि इसका जो मज़मून है वो आपके दिल से बहुत करीब है। अगर आप उसके मानों पे फोकस करें, गौर करें, तो हज़रत सूरह यासीन जो है उसमें हमारे लिए अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, मौत और मुख्तलिफ उसके बारे में ऐसा डिस्कशन किया है जिससे कि इंसान के अगर दिल खुल जाए ना तो वो दिल में बैठने वाली चीज़ें हैं। और सूरह यासीन हम वैसे तो बहुत सारे मौक़ों पे पढ़ते हैं, मगर सूरह यासीन कहते हैं ना एक बड़ी, इसके अंदर इसकी क़िरात में भी बड़ी दिलरुबाई है। आप पढ़ते हैं तो आपके दिल पर असर करती है, तो शायद इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुरान का दिल है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल फॉर टेलिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम कल आपसे एक नए शो के साथ मिलेंगे। कल बात होगी स्किन केयर रेजिमेंट्स के ऊपर, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो शायद सम पीपल फॉलो, सम पीपल डोंट, मगर हम बात करेंगे स्किन केयर रेजिमेंट के ऊपर कल। तो कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपनी इफ्तार को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।